हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल लेक्चर सीरीज में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 20। और अभी तक जो है हम सर्किट के लिए दो पैसिव कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। पहला कंपोनेंट था हमारा रेजिस्टेंस और दूसरा था कैपेसिटर। अब जो बारी है आज है हमारे पैसिव एलिमेंट के तीसरे पैसिव एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने की। उसका नाम है इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर और इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है इंडक्टेंस। यदि बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर हमारा क्या करता है? इंडक्टर हमारा जो है एनर्जी स्टोर करता है इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इंडक्टर के बारे में हम क्या कहेंगे? इंडक्टर के बारे में हम कहेंगे स्टोर एनर्जी इन दी मैग्नेटिक फील्ड। और अब बारी आती है इंडक्टेंस की। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या हुआ? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। किसी इंडक्टर की प्रॉपर्टी उसका इंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, इंडक्टेंस के बारे में क्या कहेंगे? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ये तो हो गई है इसकी सिंपल डेफिनेशन। थोड़ा सा जो है इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा जो है और अच्छी तरीके से जरा इसकी और एक डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, क्या है ये? इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और आपका इंडक्टर क्या है? इंडक्टर मेरा कोई एलिमेंट है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कैसा एलिमेंट है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी लिख सकते हैं, इंडक्टेंस इज दी property of, पेन नहीं चल रहा है। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच अपोज द चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। जो हमारा किस चीज का अपोज करता है? चेंज इन दी फ्लो ऑफ करंट का जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को जो है हम इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा जरा अगर आप बात करें रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? हमारा फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट का हमारा जो है रेजिस्टेंस अपोज करता है। इंडक्टर हमारा किस चीज का अपोज करता है? चेंज इन दी फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? हमारा रेजिस्टेंस जो है अपोज दी फ्लो ऑफ करंट और हमारा इंडक्टेंस हो गया है अपोज द चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये अभी हम जब डेरिवेशन आएगा वहां पे ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। फिलहाल ये चीज मुझे समझ आई। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच अपोज द चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट के चेंज का जो अपोज करता है उसे मैं इंडक्टेंस कहता हूं। ठीक है, और रेजिस्टेंस में वो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। तो ये मुझे हल्का हल्का डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बारे में पता चला है। इंडक्टर और इंडक्टेंस को समझने से पहले मुझे हल्का हल्का जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हल्का सा आइडिया लेना पड़ेगा कि ये कैसे मैं इसको कह रहा हूं और ये क्या चीज है। ठीक है, शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंटल हुआ। एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैं कहानी कह रहा हूं। ये कोई कंडक्टर था और इस कंडक्टर पे जो है आपकी आई करंट फ्लो हुई। ठीक है, कोई एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर पे आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आई की वैल्यू कुछ भी है, फिलहाल उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई कंडक्टर, उस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है। अब मैंने क्या करा? कंपास। कंपास को आप सब लोग जानते होंगे, क्या करता है? हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दिखाता है, फ्लक्चुएशन दिखाता है हमें कहां पे नॉर्थ है और कहां पे साउथ है। जैसा हम लोग जो है घरों की डायरेक्शन देखने के लिए कंपास यूज करते हैं, तो कंपास क्या होता है? हमें नॉर्थ डायरेक्शन बता देता है, नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। ठीक है, तो कंपास क्या करता है? हमें कंपास जो हमारी हेल्प करता है किसी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल बताने के लिए। ठीक है, सिमिलरली जब हमने क्या किया, किसी वायर पे हमने जब करंट फ्लो किया और इसके बगल में जो है हम कंपास ले गए, तो हमें पता चला कि इस कंपास में जो क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कंपास जो है हिल रहा है। ठीक है, वो नॉर्थ और साउथ पोल कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ मैग्नेट हो सकता है, तभी तो ये कर रहा होगा। फिर हमने
और कलाकारी करी, हमने डायरेक्शन जो है चेंज कर दी। अब मैंने करंट ऐसे फ्लो कराई, दोबारा मैं कंपास को ले गया तो कंपास ने डिफ्लेक्शन चेंज कर दिया। जो पहले नॉर्थ पोल यहां दिखा रहा था वो नॉर्थ पोल दूसरे तरफ दिखाने लगा। मतलब करंट का इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है? इस करंट के कारण जो है इस कंडक्टर पे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटली किसको पता चला? ये पता चला बहुत पहले जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। ये सब चीज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जो चीज मैं बता रहा हूं आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां से क्या फिर मेरा निकला, फिर यहां से मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि जो मेरा करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई भी वायर है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या इसको कह सकता हूं मैं? ए करंट कैरिंग कंडक्टर always produce मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो सब चीज मेरे डिपेंड करेगा इस आई के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। तो जब अब आपको ये बात समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट कहां से आया? हमने किसी वायर पे करंट फ्लो कराई, हम वहां पे कंपास ले गए, कंपास में देखा हमने डिफ्लेक्शन आ रहा है। कंपास में डिफ्लेक्शन आना मतलब मैग्नेटिक के कारण डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे कंपास में आपने देखा नॉर्थ साउथ पोल का उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, जैसे आपने करंट की डायरेक्शन चेंज करी, डिफ्लेक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यहां से जो है मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा, ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो अपने सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है। चुंबक का जहां तक प्रभाव होगा वो फील्ड क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसे मैं जो है सपोज समझने के लिए जो है यहाँ पे फिलहाल मैं एक चुंबक बना रहा हूं, ये नॉर्थ और साउथ पोल है किसी चुंबक के, ठीक है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा हर किसी चुंबक में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका केवल नॉर्थ ही नॉर्थ पोल हो, या ऐसा नहीं हो सकता जो है कि आपका केवल साउथ ही साउथ पोल हो। अगर आप इसको जो है दो पार्ट में इस मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका साउथ पोल बन जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई मैग्नेट की प्रॉपर्टी। इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे वहां पे जो है आप बिल्कुल जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है ये आपका कोई मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट के क्या कारण होगा? इस मैग्नेट का सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस मैग्नेट के इफेक्ट को बताएगा, ठीक है। उसको जो है हम इस तरीके से लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। वो जो हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो जो एरिया है ये चीज कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में से कह सकते हैं द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which the effect of magnet is present is called magnetic field, ठीक है। तो यहां से जो है जैसे कंडक्टर इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मैंने फिलहाल दिखा दिया, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए मैं यूज करता हूं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल आपको इसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब देखिए आप स्क्रू रूल क्या बताता है? ये आपने स्क्रू पकड़ा, अब आप देखिए ये आप कैसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, जैसे ऐसे ही तो जा रही है, ऐसे जा रही है। तो आपका पेन किस तरफ घूम रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? स्क्रू रूल, ठीक है। यहां पे ऐसे आपने करा, ऐसे आप घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। चलिए ठीक है, हो सकता चलिए अभी आपको जो है एक और रूल बताते हैं अगर आपको इस रूल से डायरेक्शन में हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो है यूज कर लीजिए राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आपका राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर ये आपका करंट की डायरेक्शन है,
ठीक है। ये अगर आपका अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऐसे देंगे। तो जैसे इस केस में मैंने हाथ रखा, ये मेरी करंट ऊपर के लिए जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सपोज, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब मेरी करंट ऊपर के लिए जा रही है, तो हाथ को जैसे ही मैंने ऊपर रखा मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसे होगी, ठीक है। ये समझ आया। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये चीज क्या होती है, ये ग्रिप होती है, ठीक है। अगर अब बात करें इस केस में, ठीक है, आपको इस केस में जो है मैंने बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ गई है। अब आपको जो है डायरेक्शन बतानी है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू रूल से पहले बताइए और राइट हैंड थंब रूल से बताइए। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल भी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल भी इसे कहते हैं, ठीक है। दोनों जो है आपकी क्या होते हैं, दोनों मुझे जो है मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस केस में। देखिए इस केस में हो क्या रहा है, करंट आपकी कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे की तरफ आपकी करंट कैसे जाएगी, ये पेन नीचे की तरफ कैसे जाएगा, जब आप इसको ऐसे घुमा के, तभी तो नीचे जा रहा है। ये देखिए, ये स्क्रू नीचे कब जाएगा, स्क्रू नीचे ऐसे जाएगा, मतलब मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, तो यहां बाहर से इस तरफ और अंदर से ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मैंने स्क्रू रूल से। चलिए मेरे पास तो दूसरा रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल भी है या राइट हैंड ग्रिप रूल भी है। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब बाहर से करंट ऐसे जा रहा होगा और इधर से ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है इन दोनों बढ़िया बढ़िया रूल से, स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड ग्रिप रूल से जो है आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो आप जो है कहीं पे भी आपका कुछ दिया हो, आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे जो है एक करंट है, इसमें आई कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो आपको राइट हैंड यूज किया, ऐसे ऐसे और ऐसे। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप जो है करंट की डायरेक्शन को इसको बीच में ले चले, ऐसे करंट की डायरेक्शन आपकी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, इसके अंदर से जा रही है, ठीक है। तो अगर ये है कुछ, ठीक है, इस पोर्शन को मैं अंदर की तरफ का मान रहा हूं, इसको बाहर की तरफ का मान रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली इस केस में यहां पे ये ऐसा हो गया है, आपकी आई करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आई करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, थंब का आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे देखा, मतलब अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। अगर ये अंदर की डायरेक्शन है तो अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो आप जो है चाहे स्क्रू रूल पकड़ लीजिए, राइट हैंड रूल पकड़ लीजिए, दोनों की हेल्प से जो है आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं अगर आपके पास करंट दिया हुआ है, ठीक है। ये रूल समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है हम इंडक्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंडक्टर पढ़ने से पहले जो है हमें हल्का सा जो है इस चीज के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी थी। अब जो है यहां पे आप देखिए, ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपकी आई करंट फ्लो हो रही है। तो जब कंडक्टर में आई करंट फ्लो होगी तो इसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर क्या है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी किस पे डिपेंड करने वाली है, वो डिपेंड करने वाली है मेरी आई की वैल्यू पे। अगर मेरा आई ज्यादा होगा तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एक नई टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो होती है फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स फाई से इसको डिनोट करते हैं। ये फ्लक्स कुछ उस तरीके का है जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में साई को यूज करते हैं, जहां वहां पे जो है मेरा साई होता था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है, और ये है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का आपका जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के फ्लो को बताता था, क्या होता था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। सिमिलरली आपका फाई हो गया है मैग्नेटिक फ्लक्स और ये हो गया है फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप यहां पे जो है ये फील्ड लाइन जो दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं फ्लक्स है, ठीक है। वैसे
कहा जाता है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, फ्लक्स फ्लो करता है। जनरली फ्लक्स फ्लो नहीं करता है, फ्लक्स लीक करता है। कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। पर समझने के लिए आप कह सकते हैं फ्लक्स इज द फाई इज द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो जो यहाँ इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा, इसके सराउंडिंग्स में जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब आप देखिए इस फ्लक्स की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? मेरी आई की वैल्यू पे। मेरा आई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये भी मुझे एक्सपेरिमेंटली पता चला। ठीक है, अगर आप कहें इसका मैथमेटिकली हम आपको आगे बताएंगे, पर फिलहाल मुझे जो पता चला, अगर मैं किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो कराता हूं, उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा डिपेंड करेगा इस आई की वैल्यू पे। मैं आई की वैल्यू जितनी बढ़ाऊंगा मेरा फ्लक्स जो है उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहां देखिए इस केस में जो है आपका जो फ्लक्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। क्यों? सिंपल कंडक्टर है। तो मैंने क्या किया, इंडक्टर बनाने के लिए, इंडक्टर के लिए देखिए इंडक्टर, ठीक है, डक्टर को मैंने यूज किया, आगे लगा दिया मैंने कंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर हो जाता है आपका ट्विस्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की ट्विस्ट फॉर्म को मैं क्या कहता हूं? इंडक्टर कहता हूं। एक सिंपल वायर भी आपका इंडक्टर होता है, मगर इसमें इंडक्टेंस का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो है जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होती है? ये वीक होती है। ठीक है, इसके सराउंडिंग्स में जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है। अब मैं बात करूं, मैंने कोई कंडक्टर लिया, उसको मैंने इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, अब जब मैं जो है इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दूंगा, अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अब आप एक कॉइल को पकड़िए, आपने जो है इसके सराउंडिंग्स में कुछ घुमा दिया, बीच का सब मैं एक पोर्शन उठाता हूं, ये अंदर से मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक कॉइल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा होगा, इसमें जो है करंट, अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं इस कॉइल के लिए, तो इसमें आई करंट जा रही है और आई करंट यहां लौट के ऐसे वापस जा रही है। तो अगर हर एक कॉइल में, एक कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, ये प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल में, यहां ऐसी इसमें n कॉइल्स हैं, तो इसके कंपैरिजन में इसमें क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इंडक्टर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, तो इसलिए क्या कर देते हैं, ट्विस्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को जो है इस तरीके से वुंड कर देते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, स्प्रिंग की फॉर्म में बना देते हैं और हमारा जो है इंडक्टर बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं इसमें मैथमेटिकली। अगर आपका एक टर्न्स में जो है 5 फ्लक्स है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n फाई हो गया। आपका ये n फाई का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? मेरा n फाई का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा I पे। अब मुझे जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना है, तो मैं कह सकता हूं n फाई इज इक्वल टू L I, और यहां से जो है मेरा मैथमेटिकली इंडक्टेंस भी आ गया है, और इस L की वैल्यू दी जाती है n फाई अपॉन I। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं आपका इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। देखिए यहां पे थोड़ा चीज समझिए, मेरा इंडक्टेंस n पे भी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है और करंट पे भी डिपेंड करता है, मगर मैथमेटिकली अगर मैं इसे कहूं तो मेरा इंडक्टेंस जो है फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, n फाई हो गया फ्लक्स लिंकेज, और ये हो गया है आपका करंट। ठीक है, तो यहां से जो है मैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख सकता हूं, इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या लिख सकता हूं यहां से, इंडक्टर जो है मेरा फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने इंडक्टर के बारे में हल्का सा देखा। ठीक है, अब यहां से जो है अगर बात करें इंडक्टेंस की, L की, तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, और आप इसे जो है नोट करने वाले हैं कैपिटल H से। ठीक है, अब आगे जो है आप इंडक्टेंस को H से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहां से और दूसरी इसकी यूनिट की बात करें, n नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, फ्लक्स की जो यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो यहां से जो है इसकी यूनिट और निकल के आती है, इंडक्टेंस की यूनिट आप एक और कह सकते हैं वेबर
पर एम्पियर। ठीक है, तो यहां से जो है आपकी इंडक्टेंस की एक और यूनिट निकल के आती है हेनरी के अलावा वेबर पर एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरीके से जो है किसी कोर बेस का बात करते हैं और देखते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आती है। अभी जो है मैंने इस तरीके से कोई कोर ली। ठीक है, जनरली जो ये कोर होती है, ये कोर जो है मैं आयरन की लेता हूं। अब मैंने क्या किया, ये कोर मैंने पकड़ी, कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकली फॉर्म में होगी। ए मान लिया मैंने, ए जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पे जो है किसी वायर को वुंड कर दिया, इसलिए आपने इसको किसी वायर को लपेट दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो है एल क्या है, एल इस लेंथ है, इस यहां से यहां तक की लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉइल है, और एन क्या है, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जैसे अगर इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो 1 2 3 4, इस केस में कितने टर्न्स हैं, इस केस में 4 टर्न्स हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका इंडक्टेंस जो दिया जाता है वो आपका L प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर a बाई n। ठीक है, ये भी पूरा जो है मैथमेटिकली आया है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट आया है। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए जो है हमने जो है एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसको जो है म्यू से डिनोट करता हूं n स्क्वायर a बाई n। ठीक है, यहां से जो है ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट मेरा रिजल्ट निकला है। अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इसे सोलोनॉइड कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोलोनॉइड कॉइल का इंडक्टेंस कितना होता है, तो आप दे सकते हैं L इज इक्वल टू म्यू n स्क्वायर a अपॉन L। ठीक है, अब यहाँ पे नया चीज जो आ रही है म्यू, ये म्यू जो होता है, इस म्यू को कहते हैं हम लोग परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी जो आपकी जो होती है, ये कुछ कुछ आपकी होती है परमिटिविटी की तरह, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज करते थे। इलेक्ट्रिकल फील्ड में परमिटिविटी आपकी होती थी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे ही आपकी परमेबिलिटी होती है एबिलिटी टू स्टोर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो है जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे उस परमेबिलिटी के बारे में बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, हार्ड मटेरियल पढ़ेंगे, सॉफ्ट आयरन मटेरियल पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे, उन सब की जो है परमेबिलिटी के बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे जो है आपके लिए केवल इतनी जानकारी पर्याप्त है कि परमेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे आप परम्यू कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वहां पे होती थी, वहां पे भी म्यू की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, जहां पे म्यू नॉट है आपकी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और म्यू आर हो गई है आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी। और म्यू नॉट की आपकी जो वैल्यू दी जाती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, जैसे वहां पे क्योंकि इंडक्टर में जो रही है, इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी टू हेनरी पर मीटर, जैसे आपकी जो है वहां पे जो है परमिटिविटी की यूनिट होती थी फैरेड पर मीटर। ठीक है, इन यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको यूनिट्स का भी जो है विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी की इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, अगर बात करें, ये तो हमने क्या किया, किसी कोर में इसको वुंड किया। अगर मैं बात करूं ईयर कोर की, तो ईयर कोर का मतलब हो गया, ईयर कोर का आपका मतलब हो गया है जो आपने यहाँ पे कोर डाली है वो कोर नहीं है, बल्कि आपका जो है इंडक्टर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का है, तो उस केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, उस केस में जो है मेरा ईयर के केस में जो है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू होती है ईयर के लिए 1,
और म्यू आर की वैल्यू होती है लगभग 160 से 200 के बीच आयरन्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन, परमानेंट आयरन, इस तरीके से, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है इसकी 160 से 200 के बीच होती है और ईयर के केस में हो जाती है 1। तो आपका ईयर के केस में हो जाएगा म्यू आर की जगह केवल आ जाएगा म्यू नॉट। तो आपको जो है यहाँ पे पता चला ईयर कोर इंडक्टर क्या होता है, ठीक है, और कोर वाला इंडक्टर क्या होता है। एयर कोर इंडक्टर में कोई कोर नहीं होती है, बस वो एयर के बीच बुंड कर दिया जाता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बहुत जगह पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देता है, बढ़ा देता है, कोर का एरिया रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, एल की लेंथ जो लेंथ है उसको कंप्रेस कर देता है, काट देता है, इस तरीके से जो आपको जो है वो इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरे काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, जहां पे n है मेरी स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ईयर कोर के लिए, तो ईयर कोर के लिए ये अगर मैं एक कॉइल को देखूं यहां से, तो ये वाला एरिया की हम बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि इस केस में भी बात वैसे इसी एरिया की हो रही है, जनरली मेजर जो किया जाता है वो ये वाला एरिया कहा जाता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जो कॉइल का जो एरिया होता है, मींस कॉइल जो सर्कुलर जो बनाती है वो वाला जो एरिया है हम बात कर रहे हैं उस वाले एरिया की, तो एयर कोर में वो एरिया आप जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो है एक इंडक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर हो जाता है सिमिलरली सेम, इसमें जो है जैसा रेजिस्टेंस में होता है वैसा ही होता है। अगर आपके दो इंडक्टर हैं L1 और L2 वैल्यू के, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जो आपका L इक्विवेलेंट हो जाता है L1 प्लस L2, ठीक है। अगर बात करते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल के केस में अगर आपके दो इंडक्टर हैं, एक L1 वैल्यू का है और एक जो है आपका L2 वैल्यू का है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाता है L1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। और यहाँ से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा आप रेजिस्टेंस में करते हैं वैसा ही आप जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आप जो है इंडक्टेंस की वैल्यू इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बात करनी होगी स्टार डेल्टा कन्वर्जन की, तो जैसा कंसेप्ट आपने रेजिस्टेंस में अपनाया था वैसा ही सेम कंसेप्ट आप जो है इंडक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अब आपको जो है एक दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस देते हैं और आपको जो है L इक्विवेलेंट पूछते हैं, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है, और क्योंकि ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है इसलिए जो है मैंने ये केस जो है आपका कैपेसिटर में भी करवाया था, रजिस्टर में भी करवाया था, और मैं जो है इसको अब जो है इंडक्टर में भी करवा रहा हूं, ठीक है। सपोज ये L वैल्यू के जो है आपके 3 इंडक्टर हैं और ये आपस में जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इस केस में जो है आपको LAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब मैं बहुत बार करवा चुका हूं, तो अब आपको जो है बिल्कुल देखते ही साथ आइडिया हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कुछ इस तरीके से जो है ये कनेक्टेड है। अगर आपके 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R/3 हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके 3 इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है L/3 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन मैं बार बार करवा चुका हूं, इसका कंसेप्ट जो है मैंने रेजिस्टेंस के केस में भी करवाया था और कैपेसिटर के केस में भी करवाया था। अगर आपको डाउट है तो आई बटन पे जो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, सीरीज पैरेलल को देखते हुए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई L1 है और यहाँ से जो है ये L2 और ये L3 और उसके बाद जो है ये आपका इंडक्टर कनेक्टेड है L4 और आपसे पूछा है AB की वैल्यू, ठीक है। तो आपको जो है इसकी वैल्यू है L4, अब आपको पूछा है आपको जो है L ऑफ AB बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ से आपकी करंट गई, यहाँ से करंट आपकी 2 पार्ट में टूटी और फिर यहाँ मिल गई,
तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में आपके कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों जो है मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो मैं इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस लिख सकता हूं L2 L3 अपॉन L2 प्लस L3, ठीक है। तो अगर बात करें LAB की तो LAB मेरा हो जाएगा L1 प्लस L2 L3 अपॉन L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है। अब इस तरीके से जो है अगर आपको जो है ये कंसेप्ट मालूम हो गया तो इंडक्टर का कितना भी बड़ा सर्किट हो और आपको जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा है तो आप जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहां पे जो है आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको जो है LAB और LCD की वैल्यू पूछी गई है। आपको LAB की और LCD की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये AB और CD देने का मतलब यहाँ पे होता है आपका रेफरेंस देना, ठीक है। तो आप जो है हमेशा कभी भी आप ध्यान रखिए बोर्ड पे जब भी क्वेश्चन लिखा जाता है तो इसका मेन पर्पस होता है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो जब भी कोई क्वेश्चन लिखा जाए तो आप वीडियो को प्लीज पहले पॉज कीजिएगा, थोड़ी देर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा और डायरेक्ट आंसर चेक करिएगा। अगर आपका आंसर सही आता है आगे बढ़िएगा, अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने पूछा है आपसे LAB, मतलब आपको जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। AB से आपको सर्किट को देखना है, AB की नजर से आपको सर्किट को देखना है। तो AB की नजर से अगर आप सर्किट को देखें, यहां से कोई करंट गई, यहां से करंट आपकी दो पार्ट में टूट गई, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। फिलहाल समझने के लिए मैं बना रहा हूं आपसे, यहां से I गई, I करंट जो है एक यहाँ पे I1 चली गई, यहाँ पे I2 चली गई, ठीक है। फिलहाल ऐसे समझने के लिए, ठीक है। अब ये I2 घूम घूम के यहाँ तक आई, यहाँ पे I1 आई और यहाँ पे जो है आपकी I1 प्लस I2 जो है आपकी रिटर्न चली गई, ठीक है। तो यहाँ से ये I1 I2 बनाने का उद्देश्य यहाँ पे ये था कि आपको सीरीज और पैरेलल के विषय में समझाना। करंट गई मतलब ये दोनों आपस में आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इस ब्रांच में तीनों में जो है आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, मतलब सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है, मतलब ये तीनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये हो गया 20 प्लस 12 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 42 हेनरी और 42 हेनरी आपका पैरेलल में है 7 हेनरी के। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 7 अपॉन 42 प्लस 7। तो यहां से जो है आप इसे कर सकते हैं, ये हो गया 49 7 49 और 7 7 42, तो ये हो गया आपका 6 हेनरी जो है इसका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन आ चुका है। अब ये और ये तीनों आपस में आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आपका जो है LAB की वैल्यू आ गई 4 प्लस 8 प्लस 6 बोले तो 18 हेनरी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। LAB आप निकाल चुके हैं, अब आपका इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है मुझे इस क्वेश्चन में, अब उसने पूछा है आपको जो है LCD बताना है, LCD बताना है। LCD वाली टीवी नहीं, LCD की बात हो रही है इसमें, ठीक है। LC और D इसमें छोटा है, ठीक है। घर वाली जो LCD होती है उसमें L भी बड़ा होता है, C भी बड़ा होता है और D भी बड़ा होता है। और क्या उसकी फुल फॉर्म होती है, चलो कमेंट बॉक्स में डालना, फिर मुझे पता चलेगा आप लोग अलर्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। अब आपको जो है LCD निकालना है, मतलब आपको यहां से देखना है, ठीक है। तो यहां से देखना है तो कुछ नहीं करिए, इसको थोड़ा सा आगे लाइन खींच दीजिए। मान लीजिए यहां से कोई करंट गई, आपकी I करंट यहां गई, तो आपकी करंट जो है यहां से दो भाग में बट जा रही है। एक I1 करंट आपकी यहां आ जा रही है और आपकी I2 करंट यहां चली जा रही है। अब वो I2 करंट यहां आई, वो I2 करंट और आपकी जो यहां आई, यहां के बाद जो है हो गया इस करंट का नखरा चालू, क्योंकि करंट जिस रास्ते जाती है उस रास्ते वापस लौट के तो आती नहीं है। तो अगर ये यहां चली जाएगी तो जाएगी कहां, इसको वापस जाने का रास्ता मिलेगा नहीं, इसलिए जाएगी नहीं। ये बड़ी नखरेबाज करंट है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी I2 गई तो पूरी की पूरी I2 आपकी यहां आ जाएगी। अब वो I2 वो यहां भी नहीं जाएगी
और वो I2 आपकी यहां से इधर रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी दोबारा से रिटर्न कितनी करंट आ गई, यहाँ से मेरी करंट आ गई I1 प्लस I2 रिटर्न आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो है करंट के नखरे के बारे में भी पता चला। पहला करंट का नखरा जिस रास्ते जाती है उस रास्ते वापस लौट के नहीं आती है और हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होती है। तो ये क्लोज लूप नहीं है तो करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है, तो पता चला क्योंकि इसमें I2 करंट सेम फ्लो हो रही है तो ये तीनों जो है मेरे सीरीज में कनेक्टेड हैं और उसके पैरेलल में जो है फिर ये 12 हेनरी का इंडक्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको LCD निकालना है तो LCD हो जाएगा आपका 10, 20, 37 हेनरी पैरेलल में 12 हेनरी। ठीक है, तो यहां से जो है आपकी LCD की वैल्यू हो जाएगी 37 इंटू 12 अपॉन 37 प्लस 12। यहां से जो है अब आप इसको सॉल्व करके LCD की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपको जो निकालना है आपको उस एंगल से खड़ा होकर उस एंगल से आपको फिगर को देखना है, क्योंकि जहां उस केस में जो है आपके ये दोनों जब आप AB से निकाल रहे थे तो ये दोनों आपस के आप में पैरेलल में आ रहे थे, मगर जैसे ही आप यहां से खड़े हुए तो आपका ये और ये तीन आपस में आपके पैरेलल में आ गए। ठीक है, तो देखने के नजरिया का फर्क है, नजरिया ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हो सकता है तुम्हारी नजर में कोई बुरा हो मगर ऐसा भी संभव है वो किसी की नजर में बहुत अच्छा हो, समझ गए? इसलिए अच्छे बनो। किसकी नजर में? अपनी नजर में। दूसरे की नजर में अच्छा बन के कोई फायदा नहीं है। अपने आप के बारे में हर किसी को पता होता है। ठीक है, अब फटाफट से जो है इसका स्टार डेल्टा कन्वर्जन देख लेते हैं इंडक्टर के लिए। इसका सेम जो है कैसा होने वाला है, इसका सेम होने वाला है जैसा आप जो है रेजिस्टेंस के केस में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने ये बना दिया है। नाम का ध्यान रखना है आपको, नामकरण आपको बढ़िया वाला नामकरण करना है क्योंकि नामकरण का अलग ही महत्व है। जैसे ABC तो ये आपका हो गया है LA, ये आपका हो गया है LB, ये हो गया आपका LC, ये हो गया आपका LAB, A to B आप जा रहे हैं तो ये हो गया LBC। ठीक है, ये आपका हो गया है LCA। तो सपोज जो है अगर आपको जो है डेल्टा से अगर आपको क्या करना है, स्टार कन्वर्जन करना है, डेल्टा से अगर आपको स्टार की तरफ जाना है तो एक कंपोनेंट हो जाएगा LA निकालने के लिए क्या करते हैं उसके सराउंडिंग्स में जो दोनों हैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं LAB इंटू LCA अपॉन तीनों को जोड़ देते हैं LAB प्लस LBC प्लस LCA। ठीक है, सिमिलरली जो है आप जो है LB की वैल्यू निकाल सकते हैं। LB की वैल्यू हो जाएगी LAB इंटू LBC अपॉन LAB प्लस LBC प्लस LCA। सिमिलरली जो है आप जो है LC की वैल्यू निकाल सकते हैं। LC की वैल्यू हो जाएगी LBC इंटू LCA अपॉन LAB प्लस LBC प्लस LCA। ठीक है, इस तरीके से जो है आप जो है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन आप इस तरीके से जो आप जो है इस डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार से डेल्टा कन्वर्जन के लिए। ठीक है, ये आपके पास आपका स्टार नेटवर्क है, इस स्टार नेटवर्क को जो है आपको डेल्टा में कन्वर्जन करना है। ठीक है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो सबसे पहले अगर आपको निकालना है LAB तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, LAB से कौन कौन कनेक्टेड है, LA कनेक्टेड है और LB कनेक्टेड है। तो LA प्लस LB प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए LA LB बच गया LC। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है निकाल सकते हैं LBC की वैल्यू। LBC यहाँ है, इससे ये और ये कनेक्टेड है तो आप लिख सकते हैं LB प्लस LC दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, जो बच गया उसको लिख दीजिए नीचे। ठीक है, अब जो है आप इस तरीके से जो है आप जो है अगला LCA की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। LCA से ये दोनों कनेक्टेड हैं
तो ये हो गया आपका एल ए प्लस एल सी, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, एल ए एल सी अपॉन एल बी। ठीक है, तो आपको रटना कुछ नहीं है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो है आपका इंडक्टर में कुछ इस तरीके से होगा। ये बिल्कुल सेम होता है रजिस्टर की तरह। ठीक है, क्योंकि अगर हम हल्का सा जरा फटाफट से जरा रिकॉल करें, फटाफट से जो हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, अगर बात करें आर के केस में, ठीक है, एल के केस में और सी के केस में, तो सीरीज में हो जाता है, अगर दो हैं R1 प्लस R2, L का हो जाता है L1 L2 और उसके केस में आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर बात करें पैरेलल के केस में तो आपका हो जाता है R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इंडक्टर के केस में हो जाता है आपका L2 L1 अपॉन L1 प्लस L2। कैपेसिटर के केस में आपका हो जाता है C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है हल्का हल्का आइडिया हो। अगर आपको रेजिस्टेंस के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है तो आप जो है इंडक्टर के लिए भी वही फॉर्मूला लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। कैपेसिटर के केस में बस आपको ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस में सीरीज के केस में होता है वो यहाँ पैरेलल के केस में होता है, और जो यहाँ पैरेलल के केस में होता है वो यहाँ सीरीज के केस में होता है। ठीक है, तो अब जो है हम इंडक्टर का आपके पास कैसा भी सर्किट रहे, कैसे लूप से लूप कनेक्टेड रहे, कहीं भी कनेक्टेड रहे, तो आप जो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से और सीरीज पैरेलल से जो है आप आसानी से जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम इंडक्टर के बारे में जो है कुछ अंदर की तरफ डिस्कस करेंगे, इंडक्टर की वर्किंग्स। अब जो है यहाँ पे हमें जो अगर इंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए मुझे जो है हल्का सा फैराडे लॉ के स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम फैराडे लॉ का बिल्कुल बेसिक सा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब हम मशीन में जाएंगे तो वहां पे हम इसको पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मेरा फैराडे लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो अगर ये मेरा कोई इंडक्टर है, ठीक है, इसके सराउंडिंग्स में जो है कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, अगर आपके इसके अंदर जो है आई करंट फ्लो हो रही है तो इस वोल्टेज का जो है जो एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किससे दी जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो B प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होता है? अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और फाई जो है फ्लक्स है, ठीक है, तो ये हो गया है dn फाई बाई dt। ठीक है, अब यहां से जो है आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था n फाई इज इक्वल टू आपका होता है L और I। ठीक है, चूंकि n फाई की जगह पे जो है आप जो है रख सकते थे रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, n कांस्टेंट है, आप n को बाहर भी ले सकते थे, या आप n फाई की जगह पे सीधा सीधा आप रख सकते थे v प्रोपोर्शनल टू dLi बाई dt। ठीक है, अब मैं जो है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देता हूं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने लेंज लॉ का बारे में उसके जो है प्लस साइन का होगा या माइनस साइन का होगा उसके बारे में मैंने बात नहीं करी है, मैंने केवल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, जनरली होता क्या है, लेंज लॉ आ जाता है, लेंज लॉ बताता है कि करंट अपोज द कॉज व्हिच सो प्रोड्यूस। ठीक है, ये करंट जो है उस कॉज का अपोज करती है जिससे ये प्रोड्यूस हुई थी, वो जब आपको मशीन पढ़ाई जाएगी वहां पे डिटेल में बताया जाएगा। कई कुछ लोग इसकी जो है माइनस डायरेक्शन भी ले लेते हैं, वो माइनस डायरेक्शन आती है आपकी लेंज लॉ से, मगर मैं यहाँ पे जो है लेंज लॉ के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। तो आपका जो है यहाँ से v की वैल्यू आ जा रही है, v हो जा रहा है आपका L di बाई dt। ठीक है, थोड़ा सा अब आप यहाँ पे ये भी चीज आ रही है, किसी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसका इंडक्टेंस, और डी आई क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू L di बाई dt, मुझे जो है इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज पता चल गया है, V इज इक्वल टू L di बाई dt। कुछ लोग जो है इसको माइनस साइन भी ले लेते हैं, वो माइनस साइन लोगे या प्लस साइन लोगे, वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, वो जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं केवल जो है मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो
मुझे जो है वोल्टेज, अगर ये VL है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है, अगर मुझे इसको इंडक्टेंस पता है, उसका क्रॉस करंट पता है, तो जो मैं VL की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो चलिए अब जो है थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में और एनालिसिस करेंगे। यहां से जो है मेरा स्टेटमेंट आया V इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू L di/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू इंडक्टेंस, जो आपका उस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब जो है यहां समझिए, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, जिसका करंट का जो है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मेरा कोई जो है 5 वोल्ट की बैटरी है, तो टाइम के साथ जो है उसका एक मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट ही रहेगा, अगर मैं वोल्टेज के साथ उसका ग्राफ खींच रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखिए, अगर जो है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सपोज 0 हो गया, di/dt इज इक्वल टू 0, ये किस केस में पॉसिबल है, ये मेरा पॉसिबल है डीसी के केस में। तो आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा 0। अब आप देखिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 कब पॉसिबल है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 तब पॉसिबल है जब आपका इंडक्टर क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, तो यहां से जो है मुझे एक चीज निकल के आई, मेरा डीसी में इंडक्टर क्या हो जाता है, मेरा डीसी के केस में इंडक्टर बिकेम शॉर्ट सर्किट। इन केस ऑफ डीसी इंडक्टर बिकम्स शॉर्ट सर्किट। ठीक है, आपका इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है डीसी के केस में। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से निकल के आ रही है, वो चीज आप उसके लेसन से समझिए। उसके कैपेसिटर के केस में तो आपका जो है आईसी निकल के आता था 1/C dV/dt, ये आपका निकल के आता था करंट की वैल्यू किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो अगर अब यहाँ पे उस केस में क्या कहता था मैं, अगर dV/dt जो है सडनली चेंज हो गया तो आपकी करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए आपका कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर जो है वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, dV/dt जो है मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और उस केस में जो है मेरी करंट की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में अगर आपका di/dt की वैल्यू जो है सडन चेंज हो गई, di/dt की वैल्यू अगर आपकी क्या हो गई, सडन चेंज हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, और आपका VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसलिए इंडक्टर में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, ये करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि सडन चेंज को अलाउ करेगा dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, सडन चेंज होगा तो मतलब dt की वैल्यू बहुत कम, dt की वैल्यू बहुत कम, i की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, di/dt की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आपके VL की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, आइडियल जो है इंफिनिटी हो जाएगी। तो इसलिए इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, इंडक्टर doesn't allow sudden चेंज ऑफ करंट। हमारा इंडक्टर जो है करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी यहाँ पे इंडक्टर के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई। पहला मेरी प्रॉपर्टी निकल के आई, इन केस ऑफ ए डीसी इंडक्टर बिकेम शॉर्ट सर्किट, और दूसरी प्रॉपर्टी मेरी निकल के आई, इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, इंडक्टर करंट के सडन चेंज को जो है अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अभी जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो स्टडी स्टेट में पढ़ रहे हैं, जहां पे जो है हम कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग इंडक्टर के बारे में जो सारे जो फिनोमिना पढ़ेंगे, जब हम ट्रांजिएंट पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो स्टडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं, और केवल डीसी में हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहां से जो है आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए। अब जो है आप इंडक्टर के अक्रॉस जो है करंट की कुछ वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है VL इज इक्वल टू हो गया है आपका L di/dt। I हो जाएगा यहाँ पे 1/L VL dt। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म और आपकी मैथमेटिक्स चालू। ठीक है, अब यहां से जो है अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हम लिमिट लगाएंगे -∞ से t टाइम्स के लिए। ठीक है, तो आपका I की वैल्यू हो जाएगा 1/L, चूंकि L कांस्टेंट है, 0 नहीं स्पेसिफिक लिख लिए, T0 to T VL dt प्लस I at T0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है I at T0 वाली कंडीशन आई है, इसका मतलब है ये क्या है, कुछ ना कुछ मेमोरी है। ठीक है, तो आपका जैसे आपके कैपेसिटर में वोल्टेज की मेमोरी होती थी, वैसे ही आपके इंडक्टर में करंट की मेमोरी होती है। तीसरा पॉइंट मुझे क्या पता चला इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर हैज मेमोरी। ठीक है, अब यहां से जो है अगर हो सकता है, अगर आपको जो है कुछ लोग उसको इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इस तरीके से भी समझने के लिए लिख सकते हैं 1/L 0 to 2t VL dt प्लस I at T0। कुछ लोग जो है इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग जो है इसको कई बुक्स में जो है इसको इनिशियल कंडीशंस के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है आप इस तरीके से जो है इंडक्टर के अक्रॉस जो है करंट की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा है, अब आपको जो है करंट की वैल्यू पता चल गई है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई है, तो आप जो है उसके अक्रॉस पावर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो पावर अक्रॉस इंडक्टर जो है आप दे सकते हैं, PL की वैल्यू हो जाएगी VL into IL। ठीक है, ठीक है, और आपकी जो है VL की वैल्यू जो है दी जाती है L di/dt, और यहां से हो गया है ये IL। ठीक है, मगर मैं इंटरेस्टेड हूं निकालने के लिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ पावर -∞ to t -∞ to t। तो यहां से जो है एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 1/2Li²। तो ये जो है आप जो है इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी निकाल सकते हो, ये जो एनर्जी स्टोर होती है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी जो है, जो मुझे तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट जो मेरा निकल के आया, E = 1/2Li²। ठीक है, तो यहां से जो है मुझे इंडक्टर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां पता चली। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे पता चली कि इंडक्टर जो है डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। दूसरी प्रॉपर्टी मुझे पता चली, इन केस ऑफ ए डीसी मेरा इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी मुझे पता चली, इंडक्टर की कोई मेमोरी होती है। चौथी प्रॉपर्टी मुझे पता चली, इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, उस एनर्जी की वैल्यू आप दे सकते हो E = 1/2Li² से। ठीक है, चलिए इन सब की हेल्प से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं और इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, चूंकि आपको पता है इंडक्टर डीसी में क्या हो जाता है, मैंने भी पढ़ा है कि इंडक्टर डीसी में मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहां से शॉर्ट सर्किट। IL की वैल्यू हो जाएगी V/R, तो 6/3, तो करंट अक्रॉस इंडक्टर हो गई आपकी 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से बस आपको जो है इस फंडामेंटल का ध्यान रखना है और आप जो है इंडक्टर के अक्रॉस जो है करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि अब हम जो है इंडक्टर भी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं, और अब जो है हम स्टडी स्टेट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब हम जो है तीनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को हम जो है इंक्रीज करते हैं।
उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और हम जो है स्टडी स्टेट के एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर और एनर्जी स्टोर इन एल और सी। ये कुछ इस तरीके का सर्किट इसने दिया हुआ है। अभी हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो स्टडी स्टेट में कर रहे हैं, ट्रांजिएंट में हम जो है इसके बाद करेंगे। फिलहाल हम जो भी बात करने वाले हैं हम स्टडी स्टेट की बात करने वाले हैं। स्टडी स्टेट का मतलब होता है जहां पे आपका जो है इनपुट डीसी की फॉर्म में होता है या एसी भी हो सकता है, मतलब स्टडी स्टेट मतलब एक स्टेबिलिटी इसमें में आ गई है, उसकी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन को आप समझें, इसने आपसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही क्यों पूछा है, क्योंकि आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है, मेरा कैपेसिटर डीसी की फॉर्म में ओपन सर्किट हो जाता है। तो अगर ये आपसे पूछ लेता करंट अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्योंकि ओपन सर्किट हो जाता तो आप करंट आप निकाल नहीं सकते थे, इसलिए इसने जो है आपसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही पूछा है। अब दूसरी चीज, इसने आपसे करंट अक्रॉस इंडक्टर ही क्यों पूछा है स्टडी स्टेट में, क्योंकि आपका इंडक्टर क्या हो जाता है स्टडी स्टेट में, मेरा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसका क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, उसका क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा, इसलिए उसने आपसे करंट अक्रॉस इंडक्टर ही पूछा है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर तो है, आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा आपका एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर हो जाएगा आपका 1/2 L I स्क्वायर, और जो है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हो जाएगा आपका 1/2 C VC स्क्वायर। ये I यहाँ पे IL है जो इंडक्टर के क्रॉस करंट आएगी, और VC जो है जो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लिया। अब आपको क्वेश्चन को स्टडी स्टेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है, तो आपका क्या हो जाता है, अगर मैं इसका जो है नीचे में बना रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। स्टडी स्टेट को भी हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे और डीसी में जो है इनके कैरेक्टर के बारे में भी हम जो है अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जो है ओपन सर्किट हो जाता है, वो चार्ज किससे, उस डीसी वोल्टेज से वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है इंडक्टर क्या हो जाता है, इंडक्टर आपका डीसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ। आपकी आईएल करंट के बारे में आप बता सकते हो, आईएल करंट आपकी यहां फ्लो हो रही है इंडक्टर में, ठीक है। ये 1 ओम है और ये 4 ओम है। अगर हम बात करें स्टडी स्टेट में इसके बारे में, तो आप यहां से जो है आईएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आईएल की वैल्यू में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, वो पूरी की पूरी करंट यहां जाएगी और आपकी आईएल की वैल्यू हो गई है 12/6 बोले तो 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट क्रॉस इंडक्टर आपकी निकल के आ गई है 2 एम्पियर। अब आपको निकालना है वीसी, निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा इस वाले लूप में केवीएल। तो इस वाले लूप में अगर आप केवीएल लगाते हैं, ये हो गया है 12 - 2 × 1 माइनस वीसी, तो आपकी वीसी की वैल्यू हो गई है यहां से 10 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया है आपका 10 वोल्ट, करंट अक्रॉस इंडक्टर आ गई है आपकी 2 एम्पियर। अब जो है आप जो है एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर एल की वैल्यू हो जाएगी 1/2, एल की वैल्यू है 2, आई स्क्वायर आई है 2, तो ये हो गया 4, तो आपका ये आ गया 4 जूल, ठीक है। एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर आ गई है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर आ गई है 4 जूल। अगर बात करें एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की, तो वो होती है 1/2 सी की वैल्यू है 1 और आपकी V की वैल्यू आई है 10, तो ये हो गया है 100। तो आपकी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आ गई आपकी 50 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है अगर आपको स्टडी स्टेट में एनालिसिस करनी है, तो आपको सबसे पहले जो है जो अगर आपको पता है डीसी डीवी है, तो आपको जो है इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करना है और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करना है। आप कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं और इंडक्टर का क्रॉस करंट निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आपको पता है आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है तो आईसी की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछा जाता है, चूंकि आपको पता है डीसी में आपका जो है इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसका क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनर जो आपसे पूछता है वो केवल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट अक्रॉस इंडक्टर ही पूछेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके की जो है एक और प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको जो है थोड़ा और आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए इस केस में जो है उसने
आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें जो है मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। उसने मुझे पूछा है फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, फाइंड दी करंट अक्रॉस इंडक्टर और फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फाइंड दी करंट अक्रॉस कैपेसिटर। और इसके अलावा पूछा है इसने फाइंड दी एनर्जी स्टोरिंग। क्वेश्चन 1 ये है इसमें, क्वेश्चन 2 ये है इसमें और क्वेश्चन 3 इसमें ये है फाइंड दी एनर्जी अक्रॉस। क्वेश्चन 3 है इसमें फाइंड दी एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर एंड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखते ही साथ अब आपको कुछ कुछ चीजों को पता है, कुछ कुछ चीजें आपको निकालने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है आपका इंडक्टर जो है फाइनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL की वैल्यू आप 0 आप आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर आपको पता है फाइनली क्या हो जाता है, आपका कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो जाता है तो उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, IC की वैल्यू 0। दो चीजें आपने आंख बंद करके सीधा निकाल दी। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का अगर आप स्टडी स्टेट में, चूंकि ये डीसी करंट दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो आपको बताएगा कि जो दी हुई है वो डीसी चीज दी हुई है तो आप जो है अगर आपका स्टडी स्टेट में जो आप इसका जो है डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। फाइनली क्या होता है आपका इंडक्टर मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपका कैपेसिटर आपका जो है ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, मगर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो मेरा VC यहाँ पे आने वाला है और करंट अक्रॉस इंडक्टर वो IL मेरी ऐसे आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं IL की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। वो मेरी IL की वैल्यू होगी, मैं करंट डिवीजन रूल लगा दूंगा तो मेरी हो जाएगी 10 रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वो हो गया है 8, तो ये हो गया 3/4। तो IL की वैल्यू हो गई है 30/4, ये IL हो गया है आपका 7.5 एम्पियर। करंट अक्रॉस इंडक्टर आपकी निकल गई है। अगर आपका टारगेट है VC निकालना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो हो जाएगा VC हो जाएगा I इंटू R 7.5 इंटू 2, तो VC होगा है आपका 15 वोल्ट। ठीक है, अब आपको जो है IL और VC की वैल्यू पता चल गई है तो एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर जो दी जाएगी EL हो जाएगी आपकी 1/2 L I स्क्वायर, 1/2 L की वैल्यू है 6, I आया आपका 7.5 तो 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एनर्जी स्टोर अक्रॉस कैपेसिटर जो है EC की वैल्यू हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C की वैल्यू है आपकी 4, वोल्टेज आया आपका 15 तो 15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आप जो है एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर और एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर और उसके अक्रॉस जो जो पैरामीटर आप चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब जो भी एनालिसिस करी है, स्टडी स्टेट एनालिसिस करी है, धीरे धीरे जो है हम क्या करेंगे, इसके फेजर की तरफ जाएंगे, इसके लैग लीड के बारे में जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसके अक्रॉस पावर के बारे में बात करेंगे, फिर जो है हम इसका ट्रांजिएंट में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को जो है आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो है आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।